अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में वजीर आजम की बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है लेकिन अभी उरूज पर नहीं पहुंची। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को कोरोना के साथ गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोग दिहाड़ीदार या मुलाजमत पेशा हैं जो लॉकडाउन से बेरोजगार हो गए। 15 करोड़ अफराद मुतासर हुए। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख अफराद में नकद रकम तकसीम की गई। लोगों को भूख से बचाने के लिए लॉकडाउन की पाबंदियां नरम की। मजीद क्या कहना था उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। Experience is somewhat different. Firstly, the sort of the speed at which COVID-19 spread in Europe and in the United States, we are not experiencing that same sort of speed. On the other hand, we are still facing rising number of cases, and we still haven't reached our peak here. In Pakistan, we have 25 million workers who are either daily wages or get paid weekly or are self-employed. So when we locked down like the whole of the world to stop the spread of the virus, all these people became unemployed. And actually it has affected round about almost 150 million people. And these 120 and 50 million people face stark poverty. What we did was, and I'm very proud of my government, we came up with this cash transfer program. And we touched 15 million families. So far, we have touched 15 million families with cash transfers. And this is what's mitigated the effects of the lockdown. But this is only a short-term solution. So therefore, despite the rising cases in our country, we have decided to go and ease the lockdown. तो वज़ीर आज़म के खिताब पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी अहमियत के तनाजुर में क्या समझते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक बार फिर से ये बात की गई कि जो कर्ज़ों में रिलीफ है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत वो तमाम ममालिक जो कि इस वक्त इस बीमारी का भी सामना कर रहे हैं और साथ साथ कमज़ोर मईशत है, कितना मौसर पैगाम है जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज दिया गया? रमीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगरचे एक NGO है लेकिन ये बहुत मौसर फोरम है और इसको एक तरह से वर्ल्ड असम्बली की हैसियत हासिल है इक़्तिसादी उमूर पे। अब वहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो मौका मिला है, उन्होंने जो कोरोना से हमारी मुल्की मईशत जो है उसके ऊपर पड़ने वाले असरात और उसमें इंडिविजुअल से लेके रियासत तक के जो भी मसाइल हैं उनका एक खुलासा उन्होंने वहाँ पे पेश किया है। और ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ का जो है वो भी अहाता किया है कि दुनिया में जो इसके असरात पड़ रहे हैं वो बिलवास्ता तौर पे वो पाकिस्तान उससे मुतासिर भी हो रहा है। मिसाल के तौर पे जहाँ कहीं अगर तेल की मईशत बैठ रही है तो वहाँ पाकिस्तान का जो वर्कर काम कर रहा है वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को फीड कर सके उन तरसीलात के ज़रिए जो इससे पहले यहाँ पे आती रही। ये एक अहम मामला है जिसको वहाँ पे उठाया गया है। और एक चीज़ जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब कोरोना है तो इक़्तिसादी मसाइल भी हैं, और जब उन्होंने ये कह दिया कि कोरोना फिलहाल जाता दिखाई नहीं दे रहा, ये मौजूद है, तो उसका मतलब है कि इक़्तिसादी मसाइल न सिर्फ मौजूद रहेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। ये फोरम इसलिए है कि यहाँ पे दुनिया भर के दिमाग जो है वो इकट्ठे होकर इस बात पे गौर करते हैं कि किस तरह से इक़्तिसादी मामले मुआज पे दूसरे जितने दुनिया के ममालिक हैं उनको कैसे सपोर्ट दी जा सकती है और कैसे इक़्तिसादी तौर पे वहाँ के लोग और वहाँ की जो रियासतें हैं उनको मजबूत बनाया जा सकता है। तो यकीनी तौर पे ये एक मुफीद फोरम था जिसपे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपनी बात की है। अब उसमें जो भी रास्ते जो वहाँ पे डिवाइस होंगे, यकीनी तौर पे इसकी सारी जो डेलिब्रेशंस होती हैं वो बिलाखिर वो एक सिफारिशात की शक्ल में सामने आती हैं। तो यकीनी तौर पे बिल्कुल खालिद साहब आपने दुरुस्त कहा कि मईशत के तनाजुर में यकीनी तौर पर अहम पैगाम है और मुतालबा है जो कि आज एक बार फिर से पाकिस्तान की जानिब से गया। बेहद शुक्रिया, इस अहम मामले पर आप अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कोरोना से मुताल्लिक हिकमत अमली बताई। उन्होंने बताया कि कौम को कोरोना से भी बचाना है और भूख से भी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खदशा था कि कोरोना से पाकिस्तान में ज़्यादा अमवात होंगी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अमवात अंदाज़ों से कम रही। उन्होंने एक तकाबली जायजा पेश किया
کہ یہ وبا تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. پھر وزیر اعظم نے جو لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کے اقدامات لیے وہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ڈیتھ ریشو کو دیکھتے ہوئے اور پھر اکانومی کو اور جو عام غریب آدمی ہے جس کی دہاڑی دار جس کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی تھی اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی حکمت عملی شیئر کی ورلڈ اکنامک فورم پر کہ ہم نے کورونا سے بھی قوم کو بچانا ہے, وائرس سے بھی اور غربت سے اور بھوک سے بھی. سندھ میں جمعۃ الوداع اور نماز عید کے اجتماعات ہوں گے. سندھ حکومت نے اعلان کر دیا. صوبائی وزراء کے مطابق وفاقی حکومت اور علماء کرام کے درمیان طے پانے والے SOPs پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا. نماز عید گراؤنڈز, پارکس وغیرہ میں ادا کی جائے گی. بڑی مساجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی ہو سکے گی. جہاں زیادہ نمازی ہوں وہاں 2 مرتبہ بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے. سنجے سالوانی کی رپورٹ. رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے اور اجتماعی طور پر مہلک وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرنی ہیں. سندھ حکومت نے رمضان المبارک کو الوداع کرنے کے لیے آخری جمعے کے اجتماعات کرنے کی اجازت دے دی. صرف جمعۃ الوداع ہی نہیں, نماز عید کے لیے بھی بڑے اجتماعات کا اہتمام کیا جائے گا. نماز عید ہے, اس کے لیے جو بڑی کھلی جگہیں ہیں, گراؤنڈز ہیں, پارکس ہیں, بڑے پلاٹس ہیں, ترجیحی بنیادوں پر ان مقامات پر نمازیں ہوں گی اور نشانات پہلے سے لگا دیے جائیں گے کہ کہاں کہاں نمازی کھڑا ہوگا اور فاصلے سے کھڑا ہوگا. علماء کرام نے سندھ حکومت کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مساجد میں تو پہلے دن سے SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت کی طرف سے جمعۃ الوداع اور اجتماع و نماز عید کی اجازت مستحسن عمل ہے, مگر ٹو لیٹ, دے آر سو لیٹ, بہت زیادہ تاخیر کی گئی. پورے پاکستان میں اس مشترکہ SOP پر عمل ہو رہا تھا تو صوبہ سندھ کے اندر بھی اسی پر عمل ہونا چاہیے تھا. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ جہاں زیادہ نمازی ہوں گے وہاں 2 مرتبہ بھی جماعت کرائی جا سکتی ہے. عوام کو چاہیے کہ اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ سنجے سادوانی, سما, کراچی. عید کی خریداری کے لیے کراچی میں شاپنگ مالز کھل گئے. کمشنر نے SOPs جاری کر دی. 12 سال سے کم اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی. بخار, نزلہ یا کھانسی میں مبتلا شخص کو مال میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ماسک لگانا بھی لازمی قرار دے دیا گیا. عید کی شاپنگ کرنی ہے تو ماسک لگائیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں, ورنہ کراچی کے کسی شاپنگ مال میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. کمشنر کراچی نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد مالز کے لیے بھی SOPs جاری کر دیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق مالز میں داخلے سے قبل خریدار کی تھرمل گن سے سکیننگ کی جائے گی. بخار, نزلہ یا کھانسی میں مبتلا شخص کے داخلے پر پابندی, جبکہ 12 سال سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. سماجی فاصلے کے ساتھ خریداروں کی تعداد 1/3 سے کم رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے. مالز کھولنے کے احکامات جاری ہوتے ہی تاجر رہنما عتیق میر نے تو چاند رات تک کاروبار رات 12 بجے تک کھولنے کا مطالبہ کر دیا. افطار سے لے کر رات 12 بجے تک اور چاند رات تک اگر ہمیں کاروبار کرنے کا موقع مل جائے تو قدر بہتر ماحول میں, قدر بہتر موسم میں ہم کاروبار کر سکیں گے. شاپنگ مالز تو کھل گئے لیکن بیوٹی پارلر, سیلون, گیمز پلے ایریا اور فوڈ کورٹ کھولنے پر پابندی اب بھی قائم ہے. آگے بڑھتے ہیں. ٹرینیں پٹری پر آئیں تو پردیسی آبائی علاقوں کو روانہ ہو گئے. چاروں صوبوں سے مرحلہ وار 30 ٹرینیں چلائی جائیں گی. مسافروں سے SOPs پر سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے. رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. 2 ماہ بعد ٹرین کا پہیہ چل پڑا اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے. مختلف شہروں سے مسافر اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہوئے. پہلے مرحلے میں 4 صوبوں سے 30 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں. پہلی ٹرین پاکستان ایکسپریس صبح 6 بجے راولپنڈی سے کراچی روانہ ہوئی. مسافروں کی خوشی دیدنی تھی. 2 مہینے سے بھائی کے پاس ادھر رکا ہوا تھا تو ایسی رکا ہوا تنگ ہو رہا تھا. شکر ہے
हुकूमत का ट्रेन खोली है कि आवाम अपने घरों को जा रही है। दूसरी ट्रेन रेल कार रावलपिंडी से लाहौर और तीसरी ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी को चली। कराची से पहली ट्रेन सुबह 10 बजे पेशावर के लिए रवाना हुई। हैदराबाद से पेशावर अवामी एक्सप्रेस का सफर भी शुरू हो गया। ट्रेन ऑपरेशन की जुज़वी बहाली के पहले रोज मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम रही। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस के दौरान SOPs का सख्ती से ख्याल रखा जा रहा है। मुसाफिरों का 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना लाजमी है। किसी अजीज को स्टेशन की हुदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ट्रेन में 40% नशिस्तें खाली रखी जा रही हैं। मुसाफिरों को मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन साथ लाने की हिदायत की गई है। अहम खबर, अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुल्की और इलाकाई सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, कहिएगा मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या बातचीत हुई, अहवाल बताइएगा। देखें, बड़ी अहम मुलाकात थी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान हुई। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में असद उमर की तरफ से NCOC की तरफ से जो इक़दाम उठाए गए हैं और अब तक जो कोविड-19 के हवाले से पेशरफ्त है और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर ब्रीफ किया गया आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को। अंदरूनी सलामती से मुतालिक मामलात पर भी तफसीली तौर पर इस मुलाकात में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान बातचीत हुई, जबकि इस वबाई बीमारी और इसके नतीजे में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं और मजमूई इलाकाई सूरत हाल है उससे मुतालिक तफसीली तौर पर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इस बैठक के अंदर इस मुलाकात में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। इस मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अहम मुलाकात थी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान हुई। ठीक, अब्बास तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है, पाकिस्तान का क़याम भी इस अजीम रात को अमल में आया। रमज़ान मुबारक में और नज़ुल कुरान की रात में पाकिस्तान का क़याम ज़ाहिर करता है कि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए रब्बे करीम का ख़ास तोहफ़ा है। शब कदर उम्मत मोहम्मदी के लिए सबसे अफजल रात, अहले पाकिस्तान के लिए रमज़ान की 27वीं शब इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि इस तारीख को पाकिस्तान मारूज़ वजूद आया। गोया 1400 साल बाद मदीने की सल्तनत की तर्ज पर एक नई इस्लामी मुमलिकत वजूद में आई जो किसी तरह भी नेमत से कम नहीं। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है और ये अल्लाह ने हमें 27वीं रमज़ान को अता किया और 27वीं की रात कुरान की रात है। पाकिस्तान इसीलिए हमें मिला कि इसमें हम अल्लाह के कुरान का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज करें। उलमाए कराम का कहना है कि पाकिस्तान का रमज़ानुल मुबारक में नज़ूल कुरान की रात कायम होना उलूही पैगाम है कि हम इस मुल्क के क़याम का मकसद फरामोश ना करें। पाकिस्तान और कुरान का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, आपस में ये लाज़िम व मलज़ूम है। इसका अमन अमान, इसका इस्तेहकाम, इसका इस्तिक़रार वो भी पाकिस्तान के साथ, कुरान पाक के साथ है। अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी करो, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा मुबारक भी है। यौम पाकिस्तान तशक्कुर और तजदीद अहद का भी दिन है। आइए इस बात का अज़म करें कि हमारे इस्लाफ ने जिस सरजमीन के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ दी, इसकी सलामती और खुशहाली के लिए हम अपना तन मन धन सब लगा देंगे। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों का नज़ूल, 1000 महीनों से अफजल रात आ गई। लैलतुल क़द्र के मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। इस रात की फजीलत और अहमियत पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गिनती के अय्याम तेजी से गुजर गए और बिलाखिर वो बड़ी रात आ पहुंची जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। वो रात जिसके बारे में कुरान पाक की पूरी सूरत उतारी गई। बेशक ये कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर खुद ही रब्बे ज़ुल जलाल ने बता दिया कि ये रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। जब सरवर कायनात आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात की शान के बारे में बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। जमहूर उलमा की राय में 27वीं रात शब कद्र होने की ज्यादा उम्मीद है। कुरान हकीम में इस रात को एक और नाम यानी लैलतुल मुबारका से कुछ इस तरह पुकारा गया है, कसम है किताब वाज़े की, बेशक हमने इसको नाजिल किया एक मुबारक रात में। अब बड़ा अमल है। नुज़ूल मलाइका की इस शब में सबकी मग़फ़िरत होती है, लेकिन 4 तरह के लोग महरूम रह जाते हैं। एक शराबी, दूसरा माँ बाप का नाफरमान, तीसरा रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला और चौथा कीना रखने वाला। हजरत अनस से रिवायत है कि लैलतुल क़द्र में जिब्रील अमी मलाइका के झुरमुट में उतरते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो उस वक्त खड़ा या बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जुम्मतुल विदा, यौमुल कुद्स और नमाज ईद की अदायगी के लिए SOPs का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि SOPs पर पहले 90% अमल हो रहा था, मगर अब पाबंदी नहीं की जा रही। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, बताइएगा इजलास में मजीद क्या कुछ हुआ? देखिए रमीज, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में आज अहम इजलास हुआ है और जुम्मतुल विदा, यौमुल कुद्स और नमाज ईद की अदायगी के लिए जो SOPs तैयार किए गए हैं उन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। लेकिन ये बात नोट की गई कि पहले जो SOPs पर 90% अमल हो रहा था, अब उसकी मुकम्मल पासदारी नहीं की जा रही। खासतौर पर कुछ एरियाज में खिलाफ वर्जी की गई है SOPs की। और साथ ये भी कहा गया कि उलमा ने जुमातुल विदा और शब कदर मुकम्मल तौर पर मनाने का ऐलान किया है, तो हुकूमत की कोशिश होगी कि उलमा को कायल किया जाए कि SOPs और अमल किया जाए SOPs पर वसी तर कौमी मफाद में। और दूसरा अहम मामला ये था कि बैरून मुल्क फ़ज़ाई जो परवाजें हैं उनको शुरू करने की तजवीज़ पर गौर किया गया, क्योंकि सिविल एविएशन सेक्रेटरी का ये कहना था कि 2 अरब रुपए तकरीबन हर हफ्ते नुकसान हो रहा है और 21 मार्च से फ़ज़ाई। ठीक है, तो अहम उमूर इस इजलास में ज़ेर गौर है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शकील। 27वीं शब को मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, बताएगा लाहौर में मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज शब कदर है और इस शब कदर की रात इस कदर अफजल है कि इस वक्त इस रात को हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है। और इसकी अफजल होने की वजह से उसकी वजह यह है कि इस एक रात की इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दिया गया है। और यही वजह है कि तमाम मुसलमान इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। और ये सिलसिला जो है वो नमाज इशा के बाद तरावी और तरावी के बाद फिर ये सिलसिला जो है वो इस इबादत का जो सिलसिला है वो सहरी तक जारी रहता है। मेरे अक्म में भी जो मस्जिद आप देख रहे हैं उसको भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। और इस रात और तमाम जो इस मस्जिद में आने वाले जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कोरोना वायरस के बायस जो SOPs तैयार किए गए हैं उस SOPs के मुताबिक जो है वो लोग मसाजिद में आ रहे हैं और वहाँ पर जो है वो नमाज भी अदा करें, नमाज तरावी भी अदा करें और साथ जो इबादत का सिलसिला है वो भी उसी SOPs के मुताबिक अदा कर रहे हैं। जी ठीक, रियाज आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया है। असेंबली इजलास ना बुलाने पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी को डी-सीट करने के लिए पिटीशन दायर कर दी गई। सादिक है ना, ये अमीन है ना, ये दयानतदार है, इनको फौरी तौर पे डी-सीट करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सिंध असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया? अपोजिशन का सबर का पैमाना लबरेज हो गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचे। आइन का मजाक उड़ाया, आइन की धज्जियां उड़ाई आगा सिराज दुरानी साहब ने, और अब हम अदालत का दरवाजा खटक कर आए। 25% असेंबली के मेंबरान इजलास तलब करना चाहें तो स्पीकर पे फर्ज है कि वो इजलास 14 दिन के अंदर अंदर बुलाए। अपोजिशन लीडर ने कराची समेत सिंध भर की अबतर हालत पर गवर्नर राज लगाने का भी मुतालिबा किया। सिंध की मजीद तबाही नहीं चाहते, इसलिए सदर पाकिस्तान को भी खत लिख दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने के लिए कराची रजिस्ट्री में भी दरख्वास्त कर दी है। सिंध असेंबली का इजलास न बुलाने पर अपोजिशन अपना ऐवान लगा कर बैठ गई। नाकिस कारकर्दगी पर सिंध हुकूमत के फौरी इस्तीफे की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। संजय साधवानी की रिपोर्ट।
25% अरकान असेंबली के मुतालबे के बावजूद इजलास न बुलाने पर अपोजिशन ने खुद ही अलामती इजलास बुला लिया। हंगामी इजलास के नाम पर अपोजिशन के ऐवान की सदारत MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने की। अलामती इजलास के दौरान वजीर आला के खिलाफ नारे भी लगाए गए। PTI के रुकन हलीम आदल शेख ने कहा, रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा देने वाली सरकार को बेनकाब करते रहेंगे। सिंध में आपने अस्पताल OPDs बंद कर दी हैं, राशन आपने दिया नहीं है, आपको बेनकाब होने का खतरा था, आपको लोगों के सामने अपना मखलूक चढ़ाने का खतरा था, तो आपने इजलास नहीं बुलाया। अलामती इजलास के दौरान अपोजिशन ने सिंध हुकूमत के फौरी इस्तीफा की करारदाद भी कसरत राय से मंजूर कर ली। ये ऐवान मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुतालबा करता है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इस्तीफा दे। सिंध के वज़रा ने भी अपोजिशन को फौरी जवाब दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असेंबली इजलास को बिजनेस रूल्स के तहत मुलतवी करने की भी वजाहत दी। सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा अब जाले रहनुमाओं को मजाक लगने लगा है। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की बात पर सईद गनी ने कुछ इस अंदाज में तीर मारा। शिबली फराज ने कहा कि गवर्नर रूल नहीं लग सकता, नाम सोच रहे हैं। यार, जिनके अपने वजीर कहते हैं कि गैर जिम्मेदार हैं, ये आइन को नहीं जानते, ये कानून को नहीं जानते, ये नालायक हैं, आप उनकी बातों को अहमियत देते क्यों? बोले, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो फिरदौस शमीम नकवी इमरान खान की तकरीर सुन रहे थे। ऑपोजिशन की जानिब से असेंबली इजलास ना बुलाने पर मुर्तज़ा वहाब मजहब और कोरोना का सहारा लेते नजर आए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई SOP फॉलो की उन्होंने सीढ़ी पर बैठ के। सब के सब कैमरे के सामने आना चाहते थे, सब के सब बात करना चाहते थे। शब कदर है, रमज़ान का आखिरी अशरा है, कोविड के हवाले से बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। उसी स्पीकर ने फैसला किया, रूल 29 है रूल्स ऑफ बिजनेस का असेंबली के, जो स्पीकर को इस बात की इजाज़त देता है कि वो सिटिंग को एडजर्न कर सकता है। इरसा में अरकान को हटाने और तकर्रुर के मामले पर भी सिंध सरकार ने मुशावरत न करने का शिकवा कर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे, चीनी बहरान से मुताल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। कल विफाकी काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा। देखिए, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब किया गया है। दोपहर 1 बजे ये वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वजीर आजम की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें चीनी बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। चीनी बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट है उस पर भी तमाम कैबिनेट मेंबर्स और वजीर आजम को तफसीली तौर पर मुतलका इदारों की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा। ये खुसूसी इजलास तलब किया गया है स्पेशली सिर्फ चीनी बहरान पर जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसका जायजा लेने के लिए। ऑफिस में इजलास होगा, 1 बजे इजलास तलब किया गया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा 1 बजे। इसमें ब्रीफ किया जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। सरफराज, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।